अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महानूर ग्राफिक्स। आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगी वो हम लोग डिफरेंट शेप्स के साथ प्ले करेंगे। डिफरेंट शेप्स के साथ प्ले करके हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। चले स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द एडोब फोटोशॉप। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने किस टाइप का आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करना है और क्या हम लोग बना रहे हैं। क्या हम लोग सिंपल शेप्स बना रहे हैं या हम लोग क्या लेटर हेड बना रहे हैं, हम लोग कोई पोस्ट बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ से साइजेस सेलेक्ट करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट साइजेस। फिर हम देखते हैं कि हमने वर्टिकल में जाना है या हॉरिजॉन्टल में जाना है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया है। पाकिस्तान में नॉर्मली पिक्सेल्स और इंचेस में काम होता है, तो यहाँ पर मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया है। देन रेजोल्यूशन 72 आ रहा है। अगर तो आपने सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए पोस्ट बनानी है या डिफरेंट चीज़ें बनानी है तो आप 72 रेजोल्यूशन पर ही जाएंगे। लेकिन अगर फर्दर आपने जो पोस्ट या आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसको प्रिंट करवाना है तो फिर आप 300 रेजोल्यूशन पर जाएंगे, क्योंकि 72 रेजोल्यूशन प्रिंट पर बहुत डल शो करता है। इसीलिए ऑटोमेटिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है जब आप उसको प्रिंट करवाते हैं तो वो 300 रेजोल्यूशन पर कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड, यहाँ पर RGB सिलेक्ट हुआ हुआ है। RGB आपके 3 कलर्स होते हैं या 3 कलर से मिलकर जो आपके फर्दर कलर्स बनते हैं जो कि डेफिनेटली डल होते हैं और वो सिर्फ सोशल मीडिया के यूज़ के लिए होते हैं। लेकिन जब आप प्रिंट करवाते हैं तो वो CMYK में कन्वर्ट हो जाता है या आपको CMYK में कन्वर्ट करना पड़ता है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऑलरेडी वाइट है। हम अगर चाहें तो इसको ब्लैक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना बैकग्राउंड कलर वाइट ही रखूँगी। अब ये हम लोगों के पास आर्ट बोर्ड आ गया या हम लोग इसको कैनवस भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी वर्क प्लेस डेवलप करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर एक वर्क प्लेस होती है। मैं अपनी वर्क प्लेस अपने नेम से ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हूँ। अगर आप लोग अपनी वर्क प्लेस अपने अकॉर्डिंगली डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, यहाँ पर साइड पे एक छोटा सा बार बना आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसको आप प्रेस करेंगे, न्यू वर्क प्लेस पे जाएंगे। उसके बाद आप विंडो ओपन करेंगे। विंडो में डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे। आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली अपनी वर्क प्लेस डेवलप करनी है कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए। यहाँ पर आप लोग अपने ब्रशेज ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, पाथ्स ऐड करें, पैटर्न्स ऐड करें, लेयर्स ऐड करें और डिफरेंट चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली ऐड करें। यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक, जैसे मैंने बताया, मैं वर्क प्लेस डेवलप कर चुकी हूँ। अगर आप बाद में अपना कैनवस साइज़ चेंज करना चाहते हैं या अपना आर्टबोर्ड साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर पैनल में इमेज आ रही है। इमेज में आपका कैनवस साइज़ आएगा। आप उस कैनवस साइज़ को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रही हूँ विड्थ के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली मैं उसका एंगल चेंज कर रही हूँ। आप जैसा चेंज करना चाहें आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। Now I'm going to tell you that what's the difference between rectangular marquee tool and rectangular tool. जब भी हम कोई शेप रेक्टेंगुलर टूल से ड्रॉ करेंगे तो वो अपनी लेयर खुद लेकर आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ की है तो वो लेयर पैनल में अपनी लेयर खुद लेकर आया है। क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है या आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसलिए ये अपनी लेयर साथ लेकर आता है। लेकिन जब मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से शेप ड्रॉ की है तो वो अपनी लेयर खुद नहीं लेकर आया। मैंने लेयर पैनल में जो बिल्कुल लास्ट में ऐड लेयर की ऑप्शन है, मैंने उस पर क्लिक किया है तो वो उसकी लेयर ऐड हुई है। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल से जो मैंने रेक्टेंगुलर की शेप ड्रॉ की है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप लेयर पैनल में देख सकते हैं। जब मैंने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो इसका जो फोरग्राउंड कलर था जो कि ब्लैक था वो इसमें ऐड हो गया। लेकिन जब मैंने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया तो इसका जो बैकग्राउंड कलर था जो कि वाइट था वो सिलेक्ट हो गया। देन अगेन मैंने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसका जो ब्लैक कलर था वो इसमें ऐड किया। जो डॉटेड लाइन थी उसको डी सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया टू डी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और शेप। देन इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी इस सेम शेप को डिफरेंट शेप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया। कंट्रोल टी जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी शेप को। अब मैं आपको बताऊंगी कि जूम इन और जूम आउट हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जी प्रेस करके स्क्रॉल बटन के साथ जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जूम इन का ये है कि आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा और आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा।
और जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो फिट इन स्क्रीन हो जाएगा। थर्ड वे इज सिंपली आप सिर्फ माउस के स्क्रॉल बटन के साथ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एक और तरीका जूम इन जूम आउट का है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार और माउस के स्क्रॉल बटन के साथ आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगुलर शेप टूल से एक सर्कल की शेप सिलेक्ट की और उसको ड्रॉ किया, लेकिन ये मैं विदाउट यूजिंग शिफ्ट बटन सर्कल बना रही हूँ, जिसकी वजह से एक्यूरेट सर्कल नहीं बन रहा। हम लोग अगर एक्यूरेट सर्कल नहीं बनाना चाहते तो हम शिफ्ट बटन प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लोग एक्यूरेट सर्कल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या कोई भी शेप बनाना चाहते हैं तो हम शिफ्ट बटन के साथ कोई भी एक्यूरेट शेप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किसी भी शेप में किस तरह से, कितने तरीक़ों से कलर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टूल बार से मैंने बकेट टूल सेलेक्ट की, फिर मैं फोरग्राउंड कलर पे गई और वहाँ से मैंने एक कलर सेलेक्ट किया, फिर ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस की, फिर वो जो कलर था वो मेरे सर्कल में फिल हो चुका था। Another way to fill a color in a circle is आपके कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी शेप होती है, कोई भी इमेज होती है या कोई भी चीज़ होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि सर्कल की लेयर सिलेक्ट हुई है ऑलरेडी, तो उसकी मैं प्रॉपर्टी में गई और वहाँ से मैंने एक कलर सिलेक्ट किया और वो मैंने उस सर्कल में फिल कर दिया। Another way to fill an object is you have to double click on the object layer। तो फिर एक कलर पैनल ओपन हो जाएगा, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली वो कलर सिलेक्ट करके भी उस ऑब्जेक्ट में या उस शेप में कलर फिल कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगुलर टूल से डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की हैं। नाउ इफ आई वांटेड टू सिलेक्ट ऑल द लेयर्स, मैं फर्स्ट लेयर पर क्लिक करूंगी एंड होल्डिंग शिफ्ट मैं अपनी लास्ट लेयर पर क्लिक करूंगी। इससे मेरी सारी लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। बट इफ़ आई वांटेड टू डी सिलेक्ट द अनवांटेड लेयर, तो फिर मैं कंट्रोल ऑल्ट के साथ उस लेयर पर क्लिक करूंगी, तो वो वाली लेयर जो अनवांटेड होगी वो डी सिलेक्ट हो जाएगी। आप लोगों ने कभी भी अपने बैकग्राउंड लेयर पर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने हमेशा अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक लेयर लेनी है और उसके ऊपर काम करना है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना। मैं यहाँ पर डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। यहाँ पर मैं उनको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ। ना हम लोग मूव कर सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, ना हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना हम उसके ऊपर फर्दर कोई कलर फिल कर सकते हैं। अब हम लोग डिफरेंट शेप्स का यूज़ करके एक ड्राइंग बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर टूल में से एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ की और उसका मैंने कलर चेंज किया। जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ करें, शेप ड्रॉ करें या कुछ भी करें, तो उसके बाद आप वी प्रेस करके फ़ौरन से मूव टूल पर आ जाया करें। शेल्फ ड्रॉ करने के बाद अब मैंने शेल्फ के ऊपर बुक्स रखनी है और बुक्स भी आपकी रेक्टेंगुलर शेप में ही होती हैं। तो अगेन मैंने रेक्टेंगुलर टूल से एक रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट की और मैंने उसकी बुक बनाई। जब भी आप कोई शेप सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर टूल से, उस शेप के अंदर डॉट्स आ रहे होते हैं। उन डॉट्स की मदद से आप उस शेप को बेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बुक को कॉर्नर से थोड़ा सा राउंडेड शेप में दे दिया है। उसके बाद मैंने इस बुक में कलर फिल किया। फिर इस बुक की मैंने डुप्लीकेट बनाई। डुप्लीकेट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप कंट्रोल जे प्रेस करें, कंट्रोल जे से वो सेम शेप की डुप्लीकेट आ जाएगी और उसके ऊपर ही पड़ी होगी, या फिर आप माउस की मदद से ऑल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग करेंगे तो उसकी एक कॉपी आ जाएगी। अब अगर आप बुक को फ्रंट से दिखाना चाहते हैं, यानी कि उसके पेजेस दिखाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उसकी आपको सिर्फ शो करवाने के लिए उसकी सेम कॉपी बनाई है। उस सेम शेप को मैंने वाइट कलर में कन्वर्ट कर दिए उसके पेजेस दिखाने के लिए। उसके बाद आप ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से उस डुप्लीकेट कॉपी को आप बुक के अंदर एडजस्ट करेंगे। लेकिन मुझे बुक की फ्रंट नहीं दिखानी, मुझे सिर्फ बुक्स पड़ी हुई दिखानी है शेल्फ के ऊपर। इसीलिए मैंने सेम बुक की एक और कॉपी ली है। कॉपी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से लेते हैं। कंट्रोल जे प्रेस करके और सिंपली आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और उसको माउस के साथ ड्रैग करेंगे। मैंने थर्ड कॉपी भी ली है, थर्ड बुक भी बनाई है और थर्ड बुक को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, यानी कि मैं दिखाना चाह रही हूँ कि एक बुक थोड़ी सी टेढ़ी पड़ी हुई है। और वो आप किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर जो कॉर्नर्स पे होते हैं वहाँ पर आपको शो हो रहा होता है टिल्ट की ऑप्शन।
तेरी ऑप्शन। अगर आपको इस तरह से ना शो हो या आप बाद में उसको चेंज करना चाहें, स्टार्ट में आपने बना लिया और बाद में आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल टी प्रेस करके बाद में भी शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब मैंने दोबारा से जो फर्स्ट 2 बुक्स थी उनको सेलेक्ट किया है, उनकी कॉपी ली है और मैंने मज़ीद 2 बुक्स बनाई हैं। लेकिन इस दफ़ा पहले मैंने दोनों बुक्स को वर्टिकली रखा था शेल्फ पर, अब मैं हॉरिज़ॉन्टली दोनों बुक्स को रख रही हूँ। इसके बाद मैं इन दोनों बुक्स का कलर चेंज करूँगी। कलर चेंज करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक बुक की पहले लेयर सेलेक्ट की, फोरग्राउंड कलर मैंने चेंज किया, ऑल बैक स्पेस के साथ मैंने फर्स्ट बुक का कलर चेंज किया और सेम फिर मैंने सेकंड बुक की लेयर सेलेक्ट की और अगेन फोरग्राउंड कलर चेंज किया, देन ऑल बैक स्पेस के साथ मैंने सेकंड बुक का कलर चेंज किया। अब मैं वॉल क्लॉक बनाने लगी हूँ और उसके लिए मैंने अगेन एक शेप सेलेक्ट की, सर्कल शेप सेलेक्ट की और सर्कल को एक्यूरेट सर्कल बनाने के लिए मैंने शिफ्ट होल्ड किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं शिफ्ट होल्ड नहीं करूँगी तो मेरा जो सर्कल है वो डिफरेंट शेप्स में आएगा, ओवल शेप में भी आ जाएगा, प्लेन सर्कल भी आ जाएगा। इसीलिए मैंने शिफ्ट के साथ एक्यूरेट सर्कल की शेप बनाई। अब मैंने उसका कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद मैंने सर्किट की कॉपी ली कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे फॉर द डुप्लीकेट। डुप्लीकेट लेने के बाद मैंने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके उसको मिनिमाइज़ किया। सर्कल के अंदर ही दूसरे सर्कल को मैंने मिनिमाइज़ किया और उसको मैंने वाइट कलर कर दिया। फिर क्लॉक के अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसको मैंने कलर कर दिया। उसके बाद मैंने क्लॉक के अंदर जो मिनी सर्कल था और क्लॉक के अंदर वाला जो वाइट सर्कल था, उन दोनों की लेयर्स मैंने सिलेक्ट की और उनको मैंने अलाइन कर दिया, मिड में अलाइन कर दिया। अगेन मैं रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करके वॉल क्लॉक की नीडल्स बना रही हूँ। बड़ी नीडल बनाने के बाद मैंने नीडल की लेयर और जो स्मॉल सर्कल था जिसके साथ नीडल अटैच थी, उन दोनों को सिलेक्ट किया, उन दोनों की लेयर को सिलेक्ट किया और मैंने अगेन अलाइन कर दिया। मैंने छोटी नीडल बनाने के लिए रेक्टेंगुलर टूल से रेक्टेंगुलर शेप ली और छोटी नीडल बना कर उसको टिल्ट किया। उसके बाद नंबर्स लिखने के लिए मैंने सिंपल टी प्रेस किया, टी फॉर टेक्स्ट। टी प्रेस करने के बाद टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट में मैंने 12 का डिजिट टाइप किया। देन मैंने उसको मिनिमाइज किया और अलाइन कर दिया अलाइनमेंट पाथ से। फिर 6 को लिखने के लिए आप दोबारा से टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 12 के डिजिट को ही ऑल्ट प्रेस करके माउस के साथ नीचे ड्रैग किया और साथ शिफ्ट प्रेस कर दिया ताकि वो मेरी सेम पोजीशन में आए। टेक्स्ट को डबल क्लिक करने से टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। जब मैंने डबल क्लिक किया 12 को तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया और उसको मैंने रिमूव करके 12 को रिमूव करके मैंने वहाँ पर 6 लिख दिया। मैंने 6 की डुप्लीकेट कॉपी ली और मैंने 6 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। देन मैंने 3 की अगेन कॉपी ली और उसको मैंने यहाँ पर 9 कर दिया। ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैं ऑल प्रेस करके उसकी कॉपी लेती हूँ और शिफ्ट के साथ मैं सेम सीक्वेंस में उसको अलाइन करती हूँ। बाउल बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर टूल से एक सर्कल सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ मैंने उसको एक एक्यूरेट सर्कल बनाया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बता दिया था मार्की रेक्टेंगुलर टूल में और रेक्टेंगुलर टूल में। मार्की रेक्टेंगुलर टूल अपनी लेयर साथ नहीं लाता, जबकि रेक्टेंगुलर टूल अपनी लेयर खुद साथ लेकर आता है और वह स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है या स्पेशल करेक्टर होता है, इसीलिए वो कट नहीं होता। उसको कट करने के लिए सबसे पहले उसकी लेयर को रेस्टराइज किया जाता है। रेस्टराइज हम लोग कैसे करते हैं, उसकी लेयर पर राइट क्लिक करते हैं और रेस्टराइज लेयर करते हैं। सर्कल को कट करने के लिए मैंने मार्की रेक्टेंगुलर टूल से एक रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट की, उसको सर्कल के ऊपर रखकर जितना मुझे कट करना था मैंने सिंपल डिलीट का बटन प्रेस किया। बाउल बनाने के लिए मैंने नीचे भी ऐसे ही किया, नीचे भी रखकर उसको उतना कट किया जितना मुझे चाहिए था। देन मैंने रेक्टेंगुलर टूल से कस्टम शेप सेलेक्ट की और कस्टम शेप से मैंने एक फ्लावर सेलेक्ट किया। फ्लावर का कलर मैंने रेड कर दिया और फ्लावर को उठाकर मैंने बाउल में रख दिया। देन आई कॉपीड दिस फ्लावर बाय प्रेसिंग ऑल्ट। मैंने उस फ्लावर को ड्रैग किया। उस फ्लावर की पोजीशन चेंज करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस किया फॉर द ट्रांसफॉर्म एंड देन राइट क्लिक ऑन द फ्लावर एंड फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल। देन आई चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर। फिर फ्लावर को बाउल के अंदर शो करवाने के लिए मैंने फ्लावर्स की जो लेयर्स थी वो बाउल से ऊपर शिफ्ट कर दी। Then I drag the flower bowl on the shelf. Then I'm drawing a table and a TV. टेबल ड्रॉ करने के लिए again I'm going to use a rectangular shape. Then I'm drawing a table by using rectangular shape और उसी की मैंने further 2 copies ली. Then I'm going to draw a TV. रेक्टेंगुलर शेप से मैंने टीवी ड्रॉ किया।
टीवी का कलर मैंने ब्लैक में कर दिया। फिर मैंने टीवी की कॉपी ली, प्रेसिंग Ctrl+J फॉर द डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी को मैंने मिनिमाइज किया टीवी के अंदर ही, और उसका कलर मैंने ग्रे कर दिया। देन आई कलर द टेबल एंड क्रिएटिंग अ ड्रॉ ऑफ द टेबल, देन चेंज्ड इट्स कलर, और उसके अंदर मैंने सर्कल बनाया फॉर द हैंडल, और उसको मैंने अलाइन कर दिया ड्रॉ के साथ। जब भी आपने कोई भी चीज़ अलाइन करनी होती है, मिड में अलाइन करनी होती है, साइड अलाइन करनी होती है, सेंटर अलाइन करनी होती है, तो हमेशा आप वो दोनों ऑब्जेक्ट की आप लेयर सिलेक्ट करेंगे, तभी आप जैसा अलाइन करना चाहते हैं वो अलाइन होगा। एंड आई एम ड्राइंग अ टीवी स्टैंड बाय यूजिंग दीज 4 डॉट्स। टीवी स्टैंड के एजेस को मैंने राउंड कर दिया एंड फिल इट्स कलर। क्रिएटिंग अ लोअर स्टैंड ऑफ द टीवी। बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैंने एक और लेयर ऐड की। ये याद रखिएगा, बैकग्राउंड लेयर सबसे पीछे वाली लेयर होती है, उसके ऊपर मैंने एक लेयर ऐड की और उसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। वॉल शो करवाने के लिए मैंने उसका कलर ब्लू कर दिया। अब मैं एक रोशनी का इफेक्ट डाल रही हूँ इसके ऊपर, जैसे कि सूरज की रोशनी आ रही है। उसके लिए मैंने बी प्रेस किया। बी फॉर ब्रश। आप ब्रश का साइज प्लस के साइन से भी बड़ा कर सकते हैं, और ब्रश की प्रॉपर्टीज में भी जाकर आप ब्रश का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ब्रश का कलर मैंने येलो रखा है रोशनी का इफेक्ट डालने के लिए। उसके बाद जो सबसे ऊपर जो लेयर पैनल है उसके ऊपर नॉर्मल लिखा आ रहा है, ठीक है। सो वहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल इफेक्ट डालने के लिए, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो उस टाइम आपको बेहतर लग रहा है। यहाँ पर मैंने लाइटन कर दिया है। देन बिल्कुल उसके साथ ओपेसिटी की ऑप्शन आ रही है। ओपेसिटी यानी कि आप उस कलर को कितना कम या कितना ज़्यादा करना चाह रहे हैं। मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर दी, यानी कि मुझे बहुत डार्क रोशनी नहीं दिखानी थी, मुझे लाइट सा इफेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर दी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू रियली enjoyed एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। आज की क्लास में बहुत बेसिक शेप टूल से आपको डिफरेंट शेप्स बनाना सिखाई। आने वाली क्लासेस में हम लोग इंशाल्लाह 3D भी यूज़ करेंगे, 3D आर्ट भी यूज़ करेंगे। 3D आर्ट से भी मैं आपको शेप्स बनाना सिखाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।